अद्रिका अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द या पछतावे की जगह एक खौफनाक डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। अब उसे सिर्फ आरव या अपनी माँ के लिए ही नहीं, बल्कि उन सब बेगुनाहों के लिए सच्चाई सामने लानी थी जो इस खूनी कॉर्पोरेट लालच की भेंट चढ़ गए थे। उसने रुद्राक्ष के खुफिया ऑफिस से चुराए गए उन पुराने आर्काइव्स को एक एक करके बहुत ही गहराई से रीड करना स्टार्ट किया। पुराने कॉरेस्पॉन्डेंट, स्कैन किए हुए मोमेस, हैंड रिटन नोट्स और वो पुरानी लेज़र एंट्रीज, एक एक करके उसने अपने स्क्रीन पर उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उसने देखा कि फिनिश प्रोजेक्ट के प्रोक्योरमेंट में जो सप्लायर्स दिख रहे थे वे असल में थे ही नहीं, वे सब डैमिशेल कंपनीज थी। उनके अकाउंट्स में करोड़ों का काला पैसा गया और फिर वो रातों रात गायब हो गया। पर जब अद्रिका ने उन पैसे का ट्रेल निकाला तो वो एक बार फिर आनंद सूरी से जाकर जुड़ा। अद्रिका ने सर्वर से कुछ डिलीट किए हुए ईमेल्स रिकवर किए। उनमें आनंद ने साफ साफ जिद करते हुए लिखा था कि हैंडलिंग मस्ट बी डिस्क्रीट, डिले कॉजेज पैनिक, काम बहुत खामोशी से होना चाहिए, देरी हुई तो बवाल मच जाएगा। पर इन सब के बीच एक प्राइवेट मेल था जो अद्रिका की नज़रों से पहले मिस हो गया था। उसमें आनंद ने किसी को लिखा था, मुझे प्रोजेक्ट बंद करने के लिए ऑर्डर्स मिले थे, मैंने रोकने की पूरी कोशिश की पर किसी ने मेरी रिपोर्ट को ही डिसमिस कर दिया। ये पढ़ते ही अद्रिका कुर्सी पर सीधे बैठ गई। उसने खुद से कहा, अगर आनंद ने सच बोलने की कोशिश की थी और किसी ने उसे रोक दिया तो फिर उसे हमेशा के लिए साइलेंस किसने किया। उसके तेज दिमाग में धीरे धीरे एक और नाम गूंजने लगा, उसी एचआर हेड आनंद सूरी का बेटा जो अब पावरफुल बनकर एजेंसी में उसका बॉस बनकर उभरा था। उसी का चेहरा, उसकी चलने की ढाल उस सीसीटीवी में दिखे उस अनजान साये से बिल्कुल मेल खा रही थी। उसने डेटाबेस को और गहराई से क्रॉस चेक किया तो उसे एक रूह कपा देने वाला चिलिंग पैटर्न दिखाई दिया। अब आनंद सूरी ने उस केमिकल प्रोजेक्ट का विरोध किया था तो कुछ इनसाइडर्स ने मिलकर उसे कंपनी से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। फिर एक रात आनंद सूरी ऑफिस से सर्विलांस से अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसे ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर किया गया और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी एक मिस्टीरियस डेथ की खबर आई जिसे पुलिस और सिस्टम ने मिलकर एक्सीडेंटल बताकर फाइल क्लोज कर दी। अद्रिका ने अपना सिर हिलाया और एक भारी सांस लेते हुए कहा, यानी ये तो बहुत बड़ा और खूनी प्लान था। अद्रिका ने उस हैकिंग सेक्शन को एक फाइनल पुश दिया। उस हैंड रिटन लेटर में उसे एक छोटा सा स्पैम नंबर मिला जो सीधे कुछ इलीगल ऑफशोर शिपमेंट से जुड़ा था। उसने डार्क वेब पर वो शिपमेंट ट्रेस किया और उन शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसे एक और हैंड रिटन नोट मिला। उसमें लिखा था, डू इट इंस्ट्रक्टेड, आर आर सीनियर मस्ट बी सेव्ड, जैसा कहा गया है वैसा करो, आर आर सीनियर को हर हाल में बचाना होगा। ये संकेत साफ कर रहा था कि रुद्राक्ष सीनियर तब पूरा मामला पहुंच चुका था। पर इस पूरी पहेली का सबसे पजलिंग पार्ट ये था कि रुद्राक्ष सीनियर ने तो आनंद को रोकना चाहा था, यानी सीनियर कोई विलेन नहीं था बल्कि वो तो सब कुछ उन सारे बेगुनाहों की जान बचाना चाहता था। और ये बात इन फाइलों से बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती दिखाई दे रही थी। इसी बीच अद्रिका को अपने बचपन का वो खौफनाक फ्लैशबैक याद आ गया। उस दिन फैक्ट्री लीक में उसकी माँ और ना जाने कितने और बेगुनाह लोग मरे थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में उसे एक नेचुरल गैस लीक लिखा गया था, पर ये लीजर चीख चीख कर बता रहा था कि लीक का सोर्स वो इल्लीगल केमिकल हैंडलिंग थी जिसे जानबूझकर बदला गया था। अद्रिका ने एक और पुरानी फाइल ओपन करके देखी। वहाँ उसे एक ओरिजिनल नोट मिला जिसमें साफ लिखा था, डू नॉट शिप अनलेस न्यूट्राइज्ड, जब तक केमिकल न्यूट्रलाइज्ड ना हो जाए शिपमेंट ना भेजे। और ये नोट एचआर हेड आनंद सूरी ने ही साइन किया था। उसने कभी ना कभी उस तबाही को रोकना चाहा था,
पर फिर उस कमांड को ओवरराइड किसने किया? जैसे जैसे अद्रिका ने इन झूठ की परतों को काटा छाटा, असली और खौफनाक सिक्सवे उसके सामने बिल्कुल साफ हो गया। आनंद सूरी ने पहले वार्निंग दी, रुद्राक्ष सीनियर ने भी उस प्रोजेक्ट को रोकने की पूरी कोशिश की, पर आनंद को इंटरनल थ्रेट्स, अंदरूनी धमकियों ने चुप करा दिया। और फिर जब मामला बड़ा हुआ, जब लोगों की जान जाने लगी, तो आनंद को किसी ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और फिर उसकी मौत की खबरों को मैनिपुलेट कर दिया। जो चीज़ अद्रिका को सबसे ज़्यादा झंझोर कर रख गई वो ये थी कि उसी लेज़र के मार्जिनस में एक छोटा सा पोस्ट इट चिपका था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, आनंद हैड प्रूफ्स, कीप इट हैंडल, इफ़ नीडेड रिमूव हिम। आनंद के पास सबूत थे, उन्हें छुपा कर रखो और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे रास्ते से हटा दो। और वो हैंडराइटिंग, वो लिखावट बिल्कुल उस बॉस के पोस्टर और उसकी डायरी में लिखी राइटिंग जैसी थी, जिसका असली नाम बहुत बाद में सामने आया था, आनंद सूरी का बेटा। वही बॉस जो कुछ घंटों पहले एजेंसी में अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। ये सब देखकर अद्रिका का सिर बुरी तरह चकराने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया हो। अद्रिका ने सिविलाइजेशन की तरह अपनी आंखों को चौड़ा किया। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे केवल रायजादा की कंपनी की गलती नहीं थी। एक इनसाइड एचआर ऑपरेटिव ने उसे प्राइवेट प्रॉफिट और पावर के लिए ये खौफनाक काम किया था। रुद्राक्ष सीनियर ने उसे रोकने की कोशिश की थी। जब रुद्राक्ष सीनियर ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उस एचआर ऑपरेट ने दूसरों का इस्तेमाल करके सिचुएशन को फ्रेम किया और फाइनली सच को हमेशा के लिए दफन करने के लिए आनंद को ही रास्ते से हटा दिया। फिर जब ये पूरा कवर अप क्लम्बर होने लगा तो कॉरपोरेट प्रोटेक्शन के वफादारों ने और कुछ बाहर के दुश्मनों ने मिलकर उस एचआर हेड को भी मार डाला, या फिर इवेंट्स को ऐसा फोर्स किया कि वो एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद उस बॉस के बेटे ने, जो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए अंधा हो चुका था, अद्रिका के दर्द, उसके दुख को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। उसने अद्रिका को ग्रूम किया, उसकी भावनाओं से खेला और रायजादा को टारगेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वो अपना खून का खूनी रिवेंज खेल खेल रहा था और उसने अद्रिका को बस एक प्यादा बना रख दिया था। ये सब सच पढ़कर अद्रिका का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने उसकी माँ की दर्दनाक मौत, उसके आरव की मौत, अचानक से सारी सुइयां उसी एक डायरेक्शन में घूमने लगी। आनंद सूरी और उसके बाद उसका बेटा और वो कॉरपोरेट इनसाइडर्स जो इस कवर अप का हिस्सा बने थे। इस खेल में रुद्राक्ष और उसके पिता असली कातिल नहीं, बल्कि वो भी विक्टिम हो सकते थे, या फिर एक ट्रेड प्लेयर्स। ये सब मिलाकर एक इतना कॉम्प्लेक्स नेट बन गया था जिसने अद्रिका की पूरी जिंदगी को एक झूठ बना दिया था। अद्रिका की आंखें आंसुओं से भर गई। सालों की वो नफरत जो वो रुद्राक्ष के लिए अपने सीने में पाल रही थी, वो हल्की सी बदलकर कुछ और ही बन गई, एक भयंकर कन्फ्यूजन और बीट्रेड रियलिटी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने किसके लिए ये खूनी लड़ाई छेड़ी थी? मैं किसका इंतकाम ले रही थी? पर फिर उसी तेज और खूंखार पैंथम ने खुद को संभाला। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने दांत पीसते हुए कहा, अब मुझे सच निकालना है, चाहे वो सच कितना भी खौफनाक क्यों ना हो और चाहे उसमें किसी का भी नाम क्यों ना निकले। अगले दिन एजेंसी ने इस केस को लेकर एक बहुत बड़ी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। कबीर ने फाइनल एविडेंस समराइज कर लिए थे और वो मीडिया के सामने रायजादा ग्रुप के खिलाफ लीगल मूव अनाउंस करने को पूरी तरह तैयार था। पर तभी अद्रिका ने कबीर के सामने आकर कड़क आवाज में कहा, वेट, लेट मी प्रूव द डिबल चैन। मुझे साजिश की इस गहराई कड़ी को साबित करने दो। उसने रायजादा के उन स्टॉलन कार्बाइस से एक लास्ट फोल्डर निकाला। उसमें वो हैंड रिटन लेटर था जो उसने पहले भी देखा था, पर इस बार उसकी हैकर आंखों ने एक बहुत बड़ी चीज पकड़ ली थी। उस लेटर पर एक सिग्नेचर ओवरले था जो साफ साफ साबित कर रहा था कि कुछ पेपर्स डेलिबरेटली फोल्ड किए गए थे और उस फोल्डर्स
सेट में एक नाम की इनिशियल्स छिपी थी, एएस। पर उस इनिशियल्स को जब अद्रिका ने फॉरेंसिक रीडिंग के सॉफ्टवेयर से क्लियर किया तो पता चला कि ओरिजिनल प्रेशर स्ट्रोक्स पूरी तरह मिसमैच थे। इसका सीधा सा मतलब था कोई तीसरा आदमी भी इस खूनी खेल में इन्वॉल्व था, जिसने ये सारे जाली दस्तखत किए थे। और ये बात अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। फिर अद्रिका ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिस्की मूव लिया। उसने सीधे एजेंसी के उसी बॉस के कैबिन में जाकर उसे आंखों में आंखें डालकर बताया कि सबको सच तभी पता लगना चाहिए जब सच्चाई पूरी तरह से बिना किसी नकाब के सामने आ जाए। अद्रिका की ये बात सुनकर बॉस एक पल के लिए बुरी तरह झिझक गया। उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। उसका खुद का रिश्ता उस एचआर के खूनी गैंग से किस हद तक था, ये बात अद्रिका की आंखों में दिख रही थी। पर अपने डर को छुपाते हुए आखिरकार उस बॉस ने एजेंसी को इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंशन देने के लिए ऑथोराइज कर दिया। अद्रिका की स्ट्रेटजी अब बिल्कुल साफ थी। रायजादा को पब्लिकली चोर और कातिल करार देने से पहले वो इस पूरी होल चेन को एक्सपोज करेगी। तभी ये खौफनाक खेल हमेशा के लिए ख़त्म होगा, क्योंकि अगर इस वक्त केवल रायजादा को टारगेट किया गया तो जो असली पेपेटियल है वो हमेशा हमेशा के लिए साफ बच जाएगा। वो रात अद्रिका ने रायजादा की सेफ बॉक्स फाइल्स के बीच एक और हैंड रिटन लेटर निकाला। ये लेटर सीधा उसकी माँ की मौत से जुड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक नाम लिखा था, आनंद सूरी। अद्रिका का दिल बुरी तरह टूट गया, पर साथ में उसे एक डार्क क्लैरिटी भी मिल गई। आनंद सूरी सच में एक विस्लोअर था। उसने इस इल्लीगल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की थी, पर उस रिपोर्ट को बेरहमी से दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद ही वो ट्रेजेडी तबाही एक बदला हुआ और खौफनाक रूप लेकर सामने आई थी। अगली सुबह अद्रिका ने कबीर के सामने एक खूंखार एजेंट की तरह खड़े होकर कहा, आई विल ब्रिंग एवरीथिंग डाउन, बट आई नीड अ सिक्योर रेड टीम एंड अ फॉरेंसिक डॉटिक ऑन आदन डेथ। मैं इस पूरे एम्पायर को गिरा दूंगी, पर मुझे एक सिक्योर रेड टीम और आनंद की मौत पर एक फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए। कबीर ने हामी में हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी डार्क कैलकुलेशन झलक रही थी। उसने अद्रिका के कंधे पर हाथ रखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, इफ व्हाट यू से इज राइट, देन समवन हैज बीन प्लानिंग बोथ साइड्स। बी केयरफुल। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो उसका मतलब कोई ऐसा है जो दोनों तरफ से खूनी खेल खेल रहा है। बहुत सावधान रहना। आखिर मैं अद्रिका ने अपने डार्क रूम में उन सभी फाइल्स को एक स्टैक ढेर में रखा और धीरे धीरे उन कागज़ों को पर लिखा हुआ नाम बार बार अपने जुबान से पढ़ा, आनंद सूरी, उसकी माँ की तड़पती हुई मौत, आरव का वो सुसाइड नोट और अब बेगुनाह रुद्राक्ष को उसके हाथों से लगी वो मौत जैसी चोट। ये सब एक बहुत ही ट्रायंगल वेव उलझे हुए खूनी जाल का हिस्सा निकला था। अद्रिका की आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि एक खूंखार इरादे से सख्त हो चुकी थी। उसने अपने चाकू की धार को अपनी उंगली पर महसूस करते हुए कहा, अब मैं सिर्फ अपना बदला नहीं लूंगी, मैं इस पूरे खूनी खेल को, हर एक मास्टरमाइंड को बेनकाब करूंगी। रुद्राक्ष, तुम भी शायद इस जाल में सिर्फ एक मोहरा ही रहे हो, पर अगर तुम्हारा कोई भी अपराध हुआ तो मैं उसे साबित करूंगी, और अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मैं सब क्लियर कर दूंगी। उसकी आवाज़ में एक भयंकर तूफान था। मैं ये असली सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। असली दोषी फिर चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिस इंसान पर इस वक्त मेरा शक जा रहा है, अगर वही इंसान हकीकत में मेरी माँ और आरव का असली कातिल निकला, तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगी उसे मौत के घाट उतारने में, क्योंकि मेरे लिए अब सिर्फ सच ही सब कुछ है और मैं उस सच का पता लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रायज़ादा मैंशन आखिरी सुराग की तलाश। रात का अंधेरा घिर चुका था। अद्रिका अपने उसी डेंजरस पैंथम वाले रूप में वापस आ गई थी। ब्लैक हुडी, टैक्टिकल गियर और वो खौफनाक मास्क। वो अपनी एजेंसी से निकलकर अपनी डार्क डुकाटी बाइक से हवा को चीरती हुई रुद्राक्ष रायज़ादा की उसी पुराने आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी।
रुद्राक्ष भले ही अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन उसके घर की सिक्योरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट और डेडली थी। दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन अद्रिका को किसी भी कीमत पर कुछ भी करके उसके सीक्रेट स्टडी रूम तक पहुंचना था और सच्चाई के उस आखिरी पन्ने का पता लगाना था। वो बहुत ही खामोशी से एक परछाई की तरह उस बंगले की भारी दीवारों को फांद कर अंदर घुसने लगी। तभी अचानक गश्त लगाने हुए एक गार्ड की तेज नज़र वहीं पास में हिलती हुई झाड़ियों पर गई। गार्ड ने तुरंत अपनी गन लोड की और उस तरफ तानते हुए जोर से चिल्लाया, आखिर वहाँ कौन है? सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। अद्रिका ने अपनी सांसें रोक ली। उसका दिमाग बिजली से भी तेज दौड़ा। उसने तुरंत अपने फ़ोन से एक ऑडियो फाइल प्ले कर दी। झाड़ियों के पीछे से एक बिल्ली के रोने और चिल्लाने की असली आवाज़ गूंज उठी। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली की आवाज़ सुनकर गार्ड ने अपनी गन नीचे की, लंबी सांस छोड़ी और खुद से बड़बड़ाते हुए वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये देखकर अद्रिका ने राहत की एक गहरी सांस ली। बिना एक पल गवाए वो फुर्ती से आंगन में लगे एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गई। एक बिल्ली की ही तरह उस पेड़ की मोटी शाखा के सहारे चढ़ते हुए वो सीधे रुद्राक्ष के उस सीक्रेट स्टडी रूम की ऊंची बालकनी तक पहुंच गई। उसने अपने लेज़र कटर से बहुत ही आराम से उस रूम की विंडो का मोटा शीशा काटा और खामोशी से अंदर घुस गई। उसने ये काम इतनी सफाई और परफेक्शन से किया कि नीचे खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड्स को इस बात की ज़रा सी भी भनक तक नहीं लगी। स्टडी रूम में घुसकर उसने अपने छोटी सी फ्लैशलाइट ऑन की और पागलों की तरह वो फाइल ढूंढने की कोशिश करने लगी। वो कुछ भी करके आज यहाँ से वो फाइल एविडेंस के लिए बगैर वापस नहीं जाने वाली थी। तभी फाइलें ढूंढते वक्त अंधेरे में उसका हाथ एक भारी शेल्फ से टकराया और अचानक से ऊपर रखी गई सारी फाइलों का एक भारी बवंडर धमाल से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। उस सन्नाटे में वो आवाज़ किसी बम के फटने जैसी गूंजी। इस आवाज़ को सुनते ही अद्रिका बुरी तरह डर गई। उसका दिल धक से रह गया। वो एकदम से वहीं स्टडी रूम की बड़ी सी टेबल के नीचे छिप गई। कुछ ही सेकंड्स में स्टडी रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दो खूंखार गार्ड्स अपनी लोडेड गन के साथ अंदर आए। तभी एक गार्ड ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी अच्छे से चेक कर, मुझे पक्का लगता है कि यहाँ कोई आया है। ये आवाज़ अंदर से ही आई थी। ये सुनते ही वो दोनों गार्ड्स गन ताने पूरे स्टडी रूम की बहुत ही बारीकी से चेकिंग करने लगे। तभी उनकी नज़र उस टूटी हुई विंडो और ज़मीन पर गिरे कांच के टुकड़ों पर पड़ी। ये देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक गए। एक गार्ड ने अपना वॉकी टॉकी निकालते हुए कहा, इसका मतलब तो साफ है कि बंगले के अंदर इस वक्त कोई घुस गया है। तुरंत मेन गेट को लॉक कर दो और सभी बॉडीगार्ड से कहो कि वो फुल अलर्ट पर आ जाए। कोई भी इंसान अगर अंदर आया है तो वो जिंदा बाहर ना जा पाए। ये वार्निंग सुनते ही टेबल के नीचे छिपी अद्रिका ने अपनी सांसें रोक ली। मौत अब उसके बिल्कुल सिर पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो बॉडीगार्ड्स इस बात की खबर पूरे बेस को करने के लिए दरवाजे से बाहर जाने ही वाला था, अद्रिका ने एक शिकारी की तरह टेबल के नीचे से छलांग लगाई। वो हवा में उछली और पीछे से आकर अपनी गन के भारी बट से उन दोनों बॉडीगार्ड्स के सिर पर इतनी तेज और घातक चोट मारी कि वो दोनों बिना कोई आवाज़ किए वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। उन दोनों को बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता देख अद्रिका ने राहत की एक बहुत भारी सांस ली। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए ज़मीन पर गिरी उन फाइलों को समेटना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी फाइल पर पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई। उस फाइल का कवर बाकी सबसे अलग था। वो एक डीप रेड कलर की फाइल थी जिस पर एक ब्लैक सील लगी थी। अद्रिका के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत उस रेड फाइल को उठाया और जल्दी जल्दी उस पन्ने पर पलट कर देखने लगी और जैसे जैसे वो उस फाइल के पन्ने पलट पलट कर पढ़ रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह जा रही थी। वो खौफनाक सच अब उसके सामने नंगा होकर खड़ा था। अचानक उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की एक मोटी धार निकलकर सीधे उस पुरानी फाइल पर गिर पड़ी। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई। वो फाइल बंद करते हुए एकदम से अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से दर्द की एक बहुत भारी चीख निकलने ही वाली थी कि लेकिन उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ज़ोर से दबा लिया।
जिससे कि उसकी आवाज़ कमरे के बाहर तक ना जा सके। वो ज़मीन पर बैठी आंसुओं में डूबी हुई अपने मन ही मन में खुद से चीख कर बोली, इसका मतलब कि आज तक हम उस घिनौने इंसान का साथ दे रहे थे जिसने हमारे सबसे अच्छे दोस्त को मारा था और जिसके बाप ने मेरी माँ को मारा था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था और हम उस इंसान को इतने दिनों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन और कातिल समझ रहे थे जिसने हमारे साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। रुद्राक्ष बेगुनाह था। नियन खौफनाक हकीकत सोचकर उसके सिर की नसें फटने लगी। उसके सामने इस वक्त जो कड़वी और खूनी सच्चाई आई थी वो उसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद, उसकी लड़ाई, उसका इंतकाम, सब कुछ एक बहुत बड़े और खौफनाक झूठ पर टिका था और उस झूठ का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही एजेंसी का वो बॉस था। उस रात हवाओं में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था, जैसे आने वाले किसी भयंकर तूफान से पहले कुदरत ने अपनी सांसें रोक ली हो। अद्रिका जमीन पर बेसुध थी बैठी थी। उसके सामने वाली लाल रंग की फाइल खुली पड़ी थी जिसके पन्नों ने आज एक ऐसा जहरीला सच उगला था जिसने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। पन्नों पर आनंद सूरी की लिखावट थी और आखिरी पन्ने पर साफ शब्दों में लिखा था, हर्षवर्धन, ऐसा मत करो, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। अद्रिका के हाथ बुरी तरह कांप गए। वही हर्षवर्धन जिसने उसे एक मार्गदर्शन की तरह अपनाया था, वही इंसान जिसने उसे अपने हाथों से ये अभियान सौंपा था कि रायज़ादा साम्राज्य को ज़मीन में गाड़ना है क्योंकि उन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। जिस इंसान ने उसे आज इतना मजबूत बनाया था, जिसने एक बड़े भाई की तरह हर कदम पर उसका साथ दिया था, जो उसकी नज़र में इस दुनिया का सबसे सच्चा और आदर्श इंसान था, वह असल में एक फरेब था। ये फाइल चीख कर बता रही थी कि हर्षवर्धन का वह सारा आदर्श, वह सारी हमदर्दी महज एक झूठा नाटक था। इस पूरे खूनी खेल में अद्रिका को बस एक मोहरे की तरह फंसाया गया था क्योंकि हर्षवर्धन कोई और नहीं, आनंद सूरी का बेटा था। वही आनंद सूरी जिसे सच बोलने की सजा खौफनाक मौत के रूप में मिली थी। अद्रिका की डबडबाई आंखों में के सामने पुरानी यादें किसी चिल चित्र की तरह चलने लगी। हर्षवर्धन का वह शांत चेहरा, उसकी वह आत्मविश्वास से भरी आवाज़, अद्रिका, तुम ये सब इंसाफ के लिए कर रही हो बेटा, ये जंग हमारी व्यक्तित्व नहीं बल्कि नैतिक है। पर असलियत में वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। रुद्राक्ष रायज़ादा से अपना इंतकाम लेने के लिए उसने अद्रिका के दर्द का इस्तेमाल किया, उसे एक खूंखार हथियार में बदल दिया और खुद को एक महिषा समझ बैठा। ये खौफनाक सच सोचकर अद्रिका ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। उसके अंदर अपराध बोध और भयंकर नफरत का ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ा। तुमने मेरा इस्तेमाल किया हर्षवर्धन। उसकी सांसें भारी थी, आवाज़ टूटी हुई थी, पर उसकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय था वह लोहे की तरह मजबूत था। इतना बड़ा सच जानकर वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इस दुनिया में अगर वह किसी पर आंख बंद करके भरोसा करती थी तो वह हर्षवर्धन था। पर कहते हैं ना, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ में सबसे गहरा खंजर घोंपता है। अद्रिका तेजी से उठी। उसने अपने फ़ोन से एक गुप्त कॉल मिलाने की कोशिश की लेकिन संपर्क टूट रहा था। एजेंसी का नेटवर्क शायद अब उसके स्थान का पता लगा रहा था। वह समझ गई कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं करना है, किसी पर भी नहीं। उसने बिना एक पल गवाए अपनी पैंथम पोशाक पहनी, अपनी आंखों पर काला नकाब लगाया और दांत पीसती हुई बुदबुदाई, अब कोई किसी का शिकार नहीं बनेगा, अब शिकारी बदल गया है। इस वक्त उसकी आंखों में सब कुछ खाक कर देने वाली आग थी। रुद्राक्ष रायज़ादा की हवेली आधी रात 1:30 रात के 1:30 बज चुके थे। हवेली के नियंत्रण कक्ष में स्क्रीन पर सुरक्षा कैमरे की फुटेज बार बार घूम रही थी। धुंधली और काली सफ़ेद फुटेज में एक परछाई अध्ययन कक्ष में दाखिल होती, फाइलें पलटती और फिर पलक झपकते ही दोनों खूंखार पहरेदारों को बेहोश कर देती है। रुद्राक्ष का सहायक स्क्रीन के बिल्कुल पास झुका हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और दिमाग में एक उलझी हुई पहेली बन रही थी। ये चाल, ये तरीका, ये इतनी सफाई, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। फुटेज थोड़ी देर के लिए रुकी और उसने वीडियो को वहीं रोक दिया। स्क्रीन पर
उस साय का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, काले नकाब की झलक और हवा में लहराती बालों की चोटी की रूपरेखा। ये देखते ही उसके दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ। उसके कांपते होठों में सिर्फ एक शब्द निकला, अद्रिका। उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। असंभव, वो तो हर्षवर्धन के आदेश पर काम कर रही थी। फिर ये रात के अंधेरे में अकेले यहाँ क्यों आई, किसके कहने पर? उसने तुरंत अपना सुरक्षित फ़ोन उठाया और एजेंसी की लाइन पर नंबर मिलाया। महोदय, हमारे यहाँ घुसपैठ हुई है। यहाँ मुझे पूरा शक है कि वो पैंथम है। अद्रिका रायजादा की हवेली में थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही और फिर लाइन कट गई। सहायक ने अपनी बोहे सिकोड़ ली। संपर्क टूट गया। सत्यानाश! वह समझ गया कि कोई उनकी निगरानी प्रणाली को हैक कर रहा है। स्थान: शहर का अस्पताल, तीसरी मंजिल, संघन चिकित्सा कक्ष। मशीनों की आवाज़ उस सर्द कमरे में गूंज रही थी। रुद्राक्ष रायजादा बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे और पूरा शरीर पत्तियों में लिपटा हुआ था। कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा डॉक्टर सहायक से गंभीर आवाज़ में कह रहा था, उनकी हालत बेहद नाजुक है। हमें अगले 24 घंटों तक उन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। कोई भी शारीरिक या मानसिक तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर सहायक ने बस सिर हिलाया, पर उसके दिमाग में तो अब कुछ और ही खूनी खेल चल रहा था। उसने कांच के पास बेहोश रुद्राक्ष को देखते हुए मन ही मन कसम खाई, आप जल्दी से ठीक हो जाइए साहब, फिर आपके एक एक दुश्मन को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि वही दूर खड़ा एक खुफिया कर्मचारी उन पर पूरी तरह से नज़र रखते हुए कहा था, अद्रिका यहाँ तक आ गई है। अगर उसे अब सच का पता चल गया तो वो सिर्फ हर्षवर्धन ही नहीं, पूरी एजेंसी को बेनकाब कर देगी। उस जासूस ने मन में सोचा, इस बात की जानकारी मुझे तुरंत साहब को देनी होगी, वरना बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। वह इंसान चुपके से बाहर निकला, अपने फ़ोन से सुरक्षित नेटवर्क खोला और हर्षवर्धन को एक गुप्त संदेश भेजा। पैंथम बागी हो चुकी है, वह हवेली में थी, फाइलें खतरे में हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद स्क्रीन पर हर्षवर्धन का जवाब आया, उसे ख़त्म कर दो। इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंचे, ये संदेश पढ़कर उस जासूस की आंखें ठंडी पड़ गई। ख़त्म कर दो? संदेश का मतलब साफ था, अब एजेंसी खुद अपने सबसे बेहतरीन हथियार अद्रिका की जान लेना चाहती थी। इंतकाम का सफ़र। वहीं दूसरी तरफ शहर की एक सुनसान और भीगी सड़क पर अद्रिका की काली मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार में हवा को चीरती हुई दौड़ रही थी। हवा उसके चारों ओर किसी तूफान की तरह बढ़ रही थी। अद्रिका की आंखों में सिर्फ आग थी और दिमाग में हथौड़े की तरह एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षवर्धन सूरी। तूने मुझे इस्तेमाल किया, तेरे वो झूठे आदर्श, वो झूठा इंसाफ, सब कुछ सिर्फ तेरे निजी बदले के लिए था। ये सोचकर उसके हाथ हैंडल पर और कस गए और आज खुद पर भी भयंकर उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह कैसे इस इंसान के बुने हुए झूठे जाल में इतनी आसानी से फंस गई। वह सीधे उस अस्पताल की तरफ जा रही थी जहां रुद्राक्ष भर्ती था। उसे अब पता था कि रुद्राक्ष का नाम इस साजिश में जितना फंसा हुआ है, हकीकत में वह उतना ही निर्दोष भी हो सकता है। बिना रुद्राक्ष से बात किए वह इस खेल को ख़त्म नहीं कर सकती थी। आज आमना सामना होना ही था। उस रात हवाओं में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था, जैसे आने वाले किसी भयंकर तूफान से पहले कुदरत ने अपनी सांसें रोक ली हो। अद्रिका ज़मीन पर बेसुध सी बैठी थी। उसके सामने वही लाल रंग की फाइलें खुली पड़ी थी, जिसके पन्नों ने आज एक ऐसा जहरीला सच उगला था जिसने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। पन्नों पर आनंद सूरी की लिखावट थी और आखिरी पन्ने पर साफ शब्दों में लिखा था, हर्षवर्धन, ऐसा मत करो, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। अद्रिका के हाथ पूरी तरह कांप गए। वही हर्षवर्धन जिसने उसे एक मार्गदर्शन की तरह अपनाया था, वही इंसान जिसने उसे अपने हाथों से ये अभियान सौंपा था कि रायजादा साम्राज्य को ज़मीन में गाड़ना है, क्योंकि उन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। जिस इंसान ने उसे आज इतना मजबूत बनाया था, जिसने एक बड़े भाई की तरह हर कदम पर उसका साथ दिया था, जो उसकी नज़र में इस दुनिया का सबसे सच्चा और आदर्श इंसान था, वह असल में एक फरेब था।
यह फाइल चीख चीख कर बता रही थी कि हर्षवर्धन का वह सारा आदर्श, वह सारी हमदर्दी महज एक झूठा नाटक था। इस पूरे खूनी खेल में अद्रिका को बस एक मोहरे की तरह फंसाया गया था, क्योंकि हर्षवर्धन कोई और नहीं, आनंद सूरी का बेटा था। वही आनंद सूरी जिसे सच बोलने की सजा खौफनाक मौत के रूप में मिली थी। अद्रिका की डबडबाई आंखों के सामने पुरानी यादें किसी चील चित्र की तरह चलने लगी। हर्षवर्धन का वह शांत चेहरा, उसकी वह आत्मविश्वास से भरी आवाज, अद्रिका, तुम ये सब इंसाफ के लिए कर रही हो बेटा। ये जंग हमारी व्यक्तिगत नहीं बल्कि नैतिक है। पर असलियत में वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। रुद्राक्ष रायजादा से अपना इंतकाम लेने के लिए उसने अद्रिका के दर्द का इस्तेमाल किया, उसे एक खूंखार हथियार में बदल दिया और खुद को एक महिषा समझ बैठा। यह खौफनाक सच सोचकर अद्रिका के गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसके अंदर अपराध बोध और भयंकर नफरत का ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ा। तुमने मेरा इस्तेमाल किया हर्षवर्धन। उसकी सांसें भारी थी, आवाज टूटी हुई थी, पर उसकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय था वह लोहे की तरह मजबूत था। इतना बड़ा सच जानकर वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इस दुनिया में अगर वह किसी पर आंख बंद करके भरोसा करती थी तो वह हर्षवर्धन था। पर कहते हैं ना, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ में सबसे गहरा खंजर खोपता है। अद्रिका तेजी से उठी। उसने अपने फोन से एक गुप्त कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन संपर्क टूट रहा था। एजेंसी के सर्वर शायद अब उनकी जगह का पता लगा रहे थे। वह समझ गई कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं करना है, किसी पर भी नहीं। उसने बिना एक पल गवाए अपनी पैंथम पोशाक पहनी। उसने अपनी आंखों पर काला नकाब लगाया और दांत पीसते हुए बुदबुदाई, अब कोई किसी का शिकार नहीं बनेगा, अब शिकारी बदल गया है। इस वक्त उसकी आंखों में सब कुछ खाक कर देने वाला आग था। रुद्राक्ष रायजादा की हवेली, आधी रात 1:30 बजे, रात के 1:30 बज चुके थे। हवेली के नियंत्रण कक्ष में स्क्रीन पर सुरक्षा कैमरे की फुटेज बार बार घूम रही थी। धुंधली और काली सफेद फुटेज में एक परछाई अध्ययन कक्ष में दाखिल होती, फाइलें पलटती और फिर पलक झपकते ही दोनों खूंखार पहरेदारों को बेहोश कर देती है। रुद्राक्ष का सहायक स्क्रीन के बिल्कुल पास झुका हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और दिमाग में एक उलझी हुई पहेली बन रही थी। ये चाल, ये तरीका, ये इतनी सफाई, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। फुटेज थोड़ी देर के लिए रुकी और उसने वीडियो को वहीं रोक दिया। स्क्रीन पर उस साय का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, काले नकाब की झलक और हवा में लहराती बालों की चोटी की रुखरेपा। ये देखते ही उसके दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ। उसके कांपते होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, अद्रिका। उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। असंभव, वो तो हर्षवर्धन के आदेश पर काम कर रही थी। फिर ये रात के अंधेरे में अकेले यहाँ क्यों आई, किसके कहने पर? उसने तुरंत अपना सुरक्षित फोन उठाया और एजेंसी की लाइन पर नंबर मिलाया। महोदय, हमारे यहाँ घुसपैठ हुई है। हाँ, मुझे पूरा शक है कि वो पैंथम है। अद्रिका रायजादा की हवेली में थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही और फिर लाइन कट गई। सहायक ने अपनी बोहें सिकोड़ ली। संपर्क टूट गया। सत्यानाश! वह समझ गया कि कोई उनकी निगरानी प्रणाली को हैक कर रहा है। वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मशीनों की आवाज उस सर्द कमरे में गूंज रही थी। रुद्राक्ष रायजादा बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे और पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा डॉक्टर सहायक से गंभीर आवाज में कह रहा था, उनकी हालत बेहद नाजुक है। हमें अगले 24 घंटे तक उन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। कोई भी शारीरिक या मानसिक तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर
सुनकर सहायक ने बस सिर हिलाया, पर उसके दिमाग में तो अब कुछ और ही खूनी खेल चल रहा था। उसने कांच के पास बेहोश रुद्राक्ष को देखते हुए मन ही मन कसम खाई, आप जल्दी से ठीक हो जाइए मालिक, फिर आपके एक एक दुश्मन को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि वहीं दूर खड़ा एक खुफिया कर्मचारी उन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। अद्रिका यहाँ तक आ गई है, अगर उसे अब सच का पता चल गया तो वो सिर्फ हर्षवर्धन ही नहीं, पूरी एजेंसी को बेनकाब कर देगी। उस जासूस ने मन में सोचा, इस बात की जानकारी मुझे तुरंत मालिक को देनी होगी, वरना बात बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। वह इंसान चुपके से बाहर निकला, अपने फोन से सुरक्षित नेटवर्क खोला और हर्षवर्धन को एक गुप्त संदेश भेजा। पैंथम बागी हो चुकी है, वह हवेली में थी, फाइलें खतरे में हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद स्क्रीन पर हर्षवर्धन का जवाब आया, उसे खत्म कर दो, इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंचे। ये संदेश पढ़कर उस जासूस की आंखें ठंडी पड़ गई। खत्म कर दो, संदेश का मतलब साफ था, अब एजेंसी खुद अपने सबसे बेहतरीन हथियार अद्रिका की जान लेना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर की एक सुनसान और भीगी सड़क पर अद्रिका की काली मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार में हवा को चीरती हुई दौड़ रही थी। हवा उसके चारों ओर किसी तूफान की तरह बह रही थी। अद्रिका की आंखों में सिर्फ आग थी और दिमाग में हथौड़े की तरह एक भी नाम गूंज रहा था, हर्षवर्धन सूरी। तूने मुझे इस्तेमाल किया, तेरे वो झूठे आदर्श, वो झूठा इंसाफ, सब कुछ सिर्फ तेरे निजी बदले के लिए था। ये सोचकर उसके हाथ हैंडल पर और कस गए। उसे आज खुद पर भी भयंकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह कैसे उस इंसान के बुने हुए झूठे जाल में इतनी आसानी से फंस गई। वह सीधे उस अस्पताल की तरफ जा रही थी जहां रुद्राक्ष भर्ती था। उसे अब पता था कि रुद्राक्ष का नाम इस साजिश में कितना फंसा हुआ है। हकीकत में वह उतना ही निर्दोष भी हो सकता था। बिना रुद्राक्ष से बात किए वह इस खेल को खत्म नहीं कर सकती थी। आज आमना सामना होना ही था। अस्पताल तहखाना। अद्रिका ने अपनी भारी मोटरसाइकिल रोकी। तहखाने में मौत जैसा सन्नाटा था। उसने अपना नकाब हटाया, बैग से एक छोटा उपकरण निकाला और उसे चालू करके अस्पताल के सारे सुरक्षा कैमरों को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। वह एक परछाई की तरह खामोशी से पिछले दरवाजे से अंदर घुसी। सुरक्षा गलियारे में दो हथियारबंद पहरेदार गश्त लगा रहे थे। वह दीवार से लगकर बिल्कुल बिना आवाज किए आगे बढ़ी। एक पहरेदार के ठीक पीछे पहुंचकर उसने उसकी गर्दन की नस पर एक बेहद सटीक और तेज प्रहार किया। पहरेदार बिना कोई आवाज किए जमीन पर ढेर हो गया। दूसरे पहरेदार ने मुड़ने से पहले ही उसने अपनी बंदूक से एक बेहोशी का तीर चलाया, जिससे वह भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब उसके और रुद्राक्ष के बीच सिर्फ संघन चिकित्सा कक्ष का वह कांच का दरवाजा था। उसने बहुत ही धीरे से दरवाजा खोला। सामने रुद्राक्ष रायजादा मशीनों के तारों से जकड़ा हुआ बेसुध पड़ा था। वह अकड़ू, घमंडी और खूंखार इंसान जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखता था, आज महज कुछ मशीनों के सहारे सांसें ले रहा था। और ये सब सिर्फ अद्रिका के उस एक बार की वजह से था। यह नज़ारा देखकर अद्रिका के कदम वहीं ठिठक गए। ना जाने क्यों आज वह इस खूंखार इंसान को इस लाचार हालत में देख नहीं पा रही थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह धीरे से चलकर उसके बिस्तर के पास आई और भरे हुए गले से बुदबुदाई, कभी यही इंसान मेरी नफरत का सबसे बड़ा कारण था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रुद्राक्ष के माथे पर गिरे उलझे बालों को धीरे से पीछे किया। और आज तू भी मेरी ही तरह एक और झूठ का शिकार है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक भयंकर अपराध बोध। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कैसे एक निर्दोष इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। वह तो बस इंसाफ चाहती थी, लेकिन उस अंधे इंसाफ की चाह में उसने बेगुनाह का ही खून बहा दिया था। उसने अपनी जैकेट से आनंद सूरी का वह आखिरी बयान निकाला और उस पन्ने को रुद्राक्ष के सिरहाने रख दिया। तुम्हारे पिता ने कभी गलत नहीं किया रुद्राक्ष, तुम्हारे परिवार को एक साजिश में फंसाया गया था और यह बात मैं अब बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तभी ठीक उसके पीछे से एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। तो आखिरकार
पैंथम को भी सच्चाई मिल ही गई। अद्रिका झटके से पलटी। दरवाजे पर कबीर खड़ा था और उसके हाथ में एक आवाज दबाने वाली पिस्तौल सीधे अद्रिका के माथे पर तनी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भावहीन भाव था, जैसे यह सब पहले से ही तय हो। अद्रिका ने तुरंत अपनी युद्ध की मुद्रा बना ली। तो अब तुम भी हर्षवर्धन के पालतू कुत्ते बन चुके हो कबीर। कबीर ने एक हल्की और जहरीली हंसी छोड़ी। तुम्हें क्या लगा अद्रिका कि एजेंसी सच और इंसाफ के लिए काम करती है? हम सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं और तुम तो बस हमारे खेल का एक मोहरा थी। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। कबीर ने बंदूक का घोड़ा पीछे किया और इसलिए अब तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। जाओ, जाकर अपनी माँ और अपने उस दोस्त आरव से मिल लो। अद्रिका ने अपनी आंखों से शोले भरते हुए पलटवार किया। मैं एक मोहरा? तुम भूल रहे हो कबीर, शतरंज में जो मोहरा बिस्तास का सच देख लेता है ना, वो सीधा वजीर बन जाता है। कबीर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक रुद्राक्ष की धड़कन मापने वाले मशीन ने एक बहुत तेज आवाज की। उस अचानक हुई आवाज से कबीर का ध्यान एक पल के लिए भटका और उसका हाथ थोड़ा सा हिला। अद्रिका ने उसी पल का फायदा उठाया और एक भूखी शेरनी की तरह कबीर पर झपट पड़ी। दोनों जमीन पर जोर से गिरे। कबीर की पिस्तौल भी छिटक कर दूर जा गिरी। कबीर ने गुस्से से अद्रिका के बाल पकड़े, लेकिन अद्रिका ने अपनी कोहनी का एक भयंकर प्रहार सीधे कबीर के जबड़े पर किया। हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंज गई। कबीर दर्द से चीखा, तू एजेंसी के खिलाफ कभी नहीं जीत सकती। अद्रिका ने उसे कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा और कठोर लहजे में जवाब दिया, मैं किसी एजेंसी से नहीं लड़ रही कबीर, मैं अपने साय से लड़ रही हूँ। मैं दोषियों को सजा दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, किसी बेगुनाह का खून बहाने के लिए नहीं। उसने कबीर का गला दबाकर जकड़ा और उसके सिर को जोर से दीवार पर दे मारा। कबीर खून थूकता हुआ वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। तभी अद्रिका को पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। रुद्राक्ष की आंखें बहुत ही धीरे धीरे खुलने लगी थी। वह बमुश्किल होश में आ रहा था। अद्रिका, उसकी आवाज बहुत ही धीमी और कमजोर थी। तुम यहाँ? अद्रिका एक पल के लिए खामोश रही, फिर उसके करीब जाकर बोली, सच तुम्हारे खिलाफ नहीं रुद्राक्ष, तुम्हारे लिए है। उसने वह लाल फाइल उसके कांपते हाथों में रख दी। तुम्हारे पिता निर्दोष थे। इस पूरी साजिश का असली गद्दार हर्षवर्धन है, आनंद सूरी का बेटा। रुद्राक्ष ने एक कमजोर सी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे मुझे तो पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था, जब तुम मेरे पीछे एक झूठी और पागल दीवानी बनकर आई थी। कमजोरी के बावजूद रुद्राक्ष के होठों पर एक हल्की सी शातिर मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या लगा अद्रिका कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था? मुझे तुम पर पहले दिन ही शक हो गया था कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। अद्रिका की आंखें भीग गई। मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम इस तरह मौत के करीब पहुंचो, पर अब इस खूनी खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी रुद्राक्ष ने अचानक अद्रिका की कलाई पकड़ ली। उसकी वह पकड़ उसकी हालत के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से बेहद मजबूत थी। खत्म नहीं अद्रिका, अब शुरू होगा। रुद्राक्ष की आवाज में अब वो पुरानी खनखनाहट लौट रही थी। हर्षवर्धन ने हम दोनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम दोनों मिलकर उसे मिट्टी में मिला देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना नहीं चाहती थी। अद्रिका चौंकी। उसने रुद्राक्ष की आंखों में देखा और वहां पहली बार उसे वही खौफनाक चमक दिखाई दी जो कभी पैंथम की आंखों में होती थी। उन दोनों के बीच का वह पुराना डर, वह खूनी नफरत अब कुछ पिघल कर अब एक नई और खतरनाक साजिश में बदल रहा था। समय ने अपनी बिस्तार पलट दी थी। अब उन दोनों शिकारियों का मकसद एक हो चुका था। अस्पताल की खिड़की के बाहर दूर अंधेरे में एक काली गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर हर्षवर्धन सूरी बैठा था, जो अपनी दूरबीन से सीधे खिड़की की ओर देख रहा था। उसके होठों पर एक बेहद जहरीली और ठंडी मुस्कान तैर गई। तो आखिरकार अद्रिका को सच पता चल ही गया। चलो, अब ये खूनी खेल और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। उसने पीछे बैठे अपने हथियारों से लैस सेनापति से कहा, हमलावर दस्ते को तैयार करो और उसने कह दो, रुद्राक्ष शहजादा और अद्रिका दोनों आज की सुबह का सूरज नहीं देखने चाहिए।
गाड़ी की तेज बत्तियां चालू हुई। अंधेरे में एक नया और सबसे खूंखार शिकारी अब अपने शिकार की तरफ बढ़ चुका था। वो रात जब सब कुछ टूट गया, शहर का अस्पताल, संघन चिकित्सा कक्ष का गलियारा, रात 2:47। इस समय अस्पताल के गलियारों की हवा अचानक बदल गई थी। इस हवा में वो बारिश वाली ठंडक नहीं थी, इसमें बारूद और मौत की गंध थी। गलियारे में लगी आपातकालीन बत्तियां अचानक हल्के हल्के टिमटिमाने लगी। एक पल जलती, अगले पल बुझ जाती। ये नज़ारा इतना खौफनाक था, जैसे पूरी इमारत खुद अपनी सांसें रोककर आने वाले मौत के तूफान का इंतजार कर रही हो। अद्रिका वहीं रुद्राक्ष के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके हाथ में आनंद सूरी की वह फाइल थी। ये महज कुछ कागज नहीं थे, ये पीढ़ियों पुराना वो खूनी खुलासा था जिसने आज सब कुछ पलट कर रख दिया था। हर्षवर्धन बेनकाब हो चुका था, कबीर बेहोश पड़ा था और रुद्राक्ष बिस्तर पर जिंदा था। अद्रिका के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, अब शायद ये खेल खत्म हो चुका है, अब सब मेरे नियंत्रण में है। तभी अचानक से एक कान फोड़ देने वाली आवाज़ हुई। यह धमाका इतना भयंकर था कि एक पल के लिए लगा जैसे ज़मीन फट गई हो। छत से कंक्रीट और धूल झड़ने लगी। पूरा गलियारा ऐसे कांप उठा जैसे किसी ने अस्पताल की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। आग बुझाने वाले अलार्म एक साथ पागलों की तरह चीख पड़े। हर तरफ लाल बत्तियां घूमने लगी। धमाके के झटके से मोटी कांच की दीवारों पर दरारें उभर आई। यह देखकर अद्रिका एक पल के लिए सन्न रह गई। वह समझ गई कि मौत उनके दरवाजे पर आ चुकी है। उसने बिना एक पल सोचे खुद को रुद्राक्ष के बिस्तर के बिल्कुल सामने खड़ा कर लिया, जैसे वह कोई अपेक्षादाल हो। हमला। उसके होठ कांपे, उसके मुंह से बस यही एक शब्द निकल सका। वह जानती थी कि वह लोग रुद्राक्ष की जान लेने आ चुके हैं। अस्पताल का भारी लोहे का गेट टूटकर अंदर जा गिरा। एक नहीं बल्कि 4 भारी काली गाड़ियां सीधे अस्पताल के परिसर के अंदर घुस आई। गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। काले नकाब पहने हुए आदमी बाहर निकले। वह सब काले युद्ध की पोशाक, रात में देखने वाले चश्मे और आवाज दबाने वाली सब चालित राइफलों से लैस थे। ये कोई सड़क छाप गुंडे नहीं थे, ये हर्षवर्धन का बेहद प्रशिक्षित हमलावर दस्ता था। ये वही खौफनाक दल था जिसके साथ अद्रिका कल तक काम करती थी। उनकी ठंडी और भावहीन आवाज़ें संचार यंत्र पर गूंजने लगी। फ्लोर सिक्योर है, आईसीयू प्रायोरिटी है, कोई भी विटनेस जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये आवाज़ें इंसानों की नहीं बल्कि किसी किलिंग मशीन जैसी लग रही थी। हर्षवर्धन ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेल दिया था। भ्रम टूटता है। नीचे से आते भारी बूट्स की आवाज़ सुनकर अद्रिका तेजी से पलटी। उसने घबराहट में रुद्राक्ष के हाथों में लगी आईवी लाइंस और नलियों को निकालना शुरू किया। हमें यहाँ से निकलना होगा रुद्राक्ष, अभी। उसकी आवाज़ में पैनिक था। जो हाथ कभी नहीं कांपते थे आज वो बुरी तरह कांप रहे थे। दुनिया के किसी भी खतरे से ना डरने वाली पैंथम आज ना जाने क्यों इतनी डरी हुई थी। वो आज रुद्राक्ष पर एक खरोच भी नहीं आने देना चाहती थी, किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। तभी अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। किसी ने पीछे से अद्रिका का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ लिया। अद्रिका ने घबराकर बिना पीछे देखे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान की ग्रिप लोहे जैसी थी। इतनी तगड़ी पकड़ देखकर अद्रिका सुन्न रह गई। उसने झटके से चेहरा ऊपर उठाया। सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने रुद्राक्ष रायजादा एकदम तन कर खड़ा था, वो भी बिल्कुल सही सलामत। इस टाइम रुद्राक्ष जरा भी हाफ नहीं रहा था। ना उसका चेहरा पीला था, ना आंखों में कोई दर्द। उसे देखकर कोई बेवकूफ़ भी नहीं कह सकता था कि कुछ मिनट पहले ये इंसान मौत के बिस्तर पर पड़ा था। वो एक खतरनाक शिकारी की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा था। अद्रिका को एक सेकंड के लिए लगा कि वो कोई भूत देख रही है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी उसके कानों में रुद्राक्ष की वो भारी और खतरनाक आवाज़ गूंजी, रिलैक्स। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा कमांड था जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। अद्रिका की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते थे, फिर एकदम से अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और मुस्कुराया।
ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी, ये वो डेविल स्माइल थी जो एक मास्टरमाइंड के चेहरे पर तब आती है जब शिकार खुद चलकर उसके जाल में फंस जाता है। रुद्राक्ष हर्षवर्धन के ट्रैप में नहीं फंसा था, बल्कि उसने खुद इस पूरे गेम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक टोन में पूछा, किसने कहा अद्रिका, किसने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ? वो एक कदम आगे बढ़ा और अद्रिका की आंखों में सीधा देखते हुए बोला, क्या तुमने कभी जंगल में किसी शेर को कमज़ोर पड़ते देखा है? शेर कभी कमज़ोर नहीं होता अद्रिका, वो सीधा खत्म होता है, क्योंकि जिस दिन वो कमज़ोर पड़ा जंगल के कुत्ते उसे नोच खाएंगे। रुद्राक्ष ने अद्रिका की कलाई को हल्का सा झटक कर छोड़ दिया और अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, इसलिए वो शेर कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, और मैं इस जंगल का शेर हूँ, समझे तुम? इसलिए मेरा कमज़ोर होना तो इम्पॉसिबल है। रुद्राक्ष फिर से उसी शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। उसकी वो स्माइल साफ बता रही थी, तुम कितनी बेवकूफ़ हो जो खुद को बहुत बड़ी होशियार समझ रही थी। रुद्राक्ष रायजादा ने मौत को धोखा नहीं दिया था, उसने मौत का नाटक रचा था। असली गेम तो अब इस मास्टरमाइंड ने शुरू किया था। अद्रिका सुन खड़ी रुद्राक्ष को देख रही थी। अस्पताल की ब्लिंक करती रेड लाइट्स के बीच रुद्राक्ष अपने डार्क सूट में किसी महिषा की तरह नहीं, बल्कि गेम पलटने वाले एक असली बॉस की तरह लग रहा था। तुम तो वेंटिलेटर पर थे, डॉक्टर ने कहा था कि। अद्रिका के शब्द गले में ही अटक गए। रुद्राक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया। बजते हुए अलार्म के बीच भी उसके बूट्स की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अद्रिका की कलाई पर अपनी ग्रिप को थोड़ा और टाइट किया, पर उसमें दर्द नहीं, एक अजीब सा ठहराव था। डॉक्टर्स वही बोलते हैं अद्रिका, जो मैं उन्हें बोलने के लिए कहता हूँ। रुद्राक्ष की आवाज़ में गजब का कॉन्फिडेंस था। हर्षवर्धन को क्या लगा कि वो एजेंसी के पीछे छुपकर तुम्हें मोहरा बनाकर रायजादा एम्पायर को घुटनों पर ले आएगा? अगर मैं सच में इस बिस्तर पर मर रहा होता तो मेरे पिता की आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करती। मैंने ये मौत का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि असली शिकारी खुद अपने बिल से बाहर आ जाए। तभी बाहर कॉरिडोर में फायरिंग तेज हो गई। हर्षवर्धन की एक्सट्रैक्शन यूनिट तीसरी मंजिल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रही थी। कांच की दीवारों पर गोलियों के निशान बन रहे थे। तो ये सब तुम्हारा ट्रैप था? अद्रिका ने खिड़की के बाहर देखा, जहां ब्लैक एसयूवी से और भी कमांडोज उतर रहे थे। ट्रैप मेरा था, लेकिन गेम हर्षवर्धन ने ख़त्म किया है। रुद्राक्ष ने अपनी जैकेट से एक कस्टमाइज गन निकाली और मैगजीन लोड की। उसने तुम्हें मेरी बर्बादी का मोहरा बनाया और मैंने तुम्हें सच सामने लाने का। अब जब सच बाहर आ ही चुका है तो ये डिसाइड करने का टाइम आ गया है कि आज रात जिंदा कौन बचेगा। अद्रिका ने अपनी माँ के पेंडेंट को छुपाया। उसके अंदर की सारी कंफ्यूजन अब खत्म हो चुकी थी। आंखों में वही पैंथम वाली वाइल्ड चमक वापस आ गई। उसने ज़मीन पर पड़ी गन उठाई और ग्रिप टाइट कर ली। हर्षवर्धन ने मेरे आरव को मारा है रुद्राक्ष, उसका दी एंड सिर्फ मेरे हाथों होगा। अद्रिका की आवाज़ में अब कोई डाउट नहीं था। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा, जो आग कल तक उन दोनों को अलग कर रही थी, आज उसी आग ने उन्हें एक कर दिया था। शिकार बड़ा है अद्रिका, आधा तुम्हारा आधा मेरा, रुद्राक्ष ने एक किलर स्माइल के साथ कहा। जैसे ही आईसीयू का शीशे वाला दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक से खुला, सामने 3 नकाबपोश कमांडोज खड़े थे। उनके हाथों में गन्स तनी हुई थी, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, रुद्राक्ष और अद्रिका एक साथ एक्शन में आ गए। रुद्राक्ष ने बिजली की रफ्तार से पहले कमांडर को शूट किया। वो वही ढेर हो गया। उसी पल अद्रिका ने स्माइल किया और दूसरे गार्ड के पैरों पर किक मारकर उसे ज़मीन पर गिराया और बिना एक सेकंड वेट किए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर कर दिया। तीसरे गार्ड ने अद्रिका पर निशाना साधा चाहा, पर रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़कर गन का डायरेक्शन ऊपर कर दिया। छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। रुद्राक्ष ने अपनी एल्बो से उसके चेहरे पर इतना तगड़ा वार किया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लिफ्ट्स ब्लॉक हो चुकी है, हमें सीढ़ियों से जाना होगा, अद्रिका ने मैगजीन रिलोड करते हुए कहा। सीढ़ियों पर उनका पहरा होगा। हम वेंटिलेशन शाफ्ट और बैक एग्जिट का यूज़ करेंगे।
आरव ने मुझे जो बिल्डिंग का मैप दिया था वो मेरे दिमाग में छपा है, रुद्राक्ष ने कहा। आरव का नाम सुनकर अद्रिका को एक पल के लिए सुकून मिला। मतलब आरव ने सच में रुद्राक्ष पर भरोसा किया था। अस्पताल का पिछला हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में था। तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही वो पार्किंग लॉट के बैक एग्जिट पर पहुंचे, वहां एक अकेली ब्लैक एसयूवी खड़ी थी जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी। गाड़ी के बोनट के पास हर्षवर्धन सूरी खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी रिवॉल्वर और चेहरे पर वही ईगो वाली स्माइल। इम्प्रेसिव, सच में इम्प्रेसिव, हर्षवर्धन ने धीरे धीरे तालियां बजाते हुए कहा। पैंथम और रुद्राक्ष शहजादा एक ही फ्रेम में। मुझे लगा था कबीर मेरा काम आसान कर देगा, पर तुम दोनों तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्मार्ट निकले। हर्षवर्धन, अद्रिका की आवाज़ कड़कड़ाती अब बिजली के बीच गूंज उठी। गेम ओवर हो चुका है। आनंद सूरी का बेटा एक कातिल निकला। ये सच पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। सच? हर्षवर्धन जोर से हंसा। सच वो होता है अद्रिका जिसे पावरफुल लोग लिखते हैं। मेरे पिता एक विस्लओवर थे और रायज़ादा कॉरपोरेशन ने उन्हें कीड़े की तरह कुचल दिया। मैंने सिर्फ उस अधूरी कहानी को पूरा किया है। आरव आरव बहुत ज़्यादा जान गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ज़रूरी था। और तुम तो बस एक अनाथ लड़की थी जिसे मैंने एक हथियार बनाया। तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। रुद्राक्ष एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। हर्षवर्धन, तुमने मेरे पिता का नाम खराब किया, मेरी कंपनी के सर्वर्स हैक किए और मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। रायज़ादा एम्पायर को गिराने का सपना देखने वाले आज इसी कीचड़ में दफन होकर जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं अकेला आया हूँ? हर्षवर्धन ने अपनी उंगली उठाई। तभी अंधेरे में से चार और स्नाइपर्स की रेड लेजर लाइट्स रुद्राक्ष और अद्रिका के सीने पर आकर टिक गई। सिचुएशन एक बार फिर क्रिटिकल हो गई थी। कोई भी ट्रिगर दबाने से पहले अपने पीछे देख ले, रुद्राक्ष ने एकदम रिलैक्स टोन में कहा। अचानक पार्किंग लॉट के चारों तरफ से रायज़ादा कॉरपोरेशन की आर्मोर्ड एसयूवीज हॉर्न बजाती हुई अंदर घुस आई। दर्जनों ब्लैक सूटेज गनमैन हैवी वेपन से के साथ गाड़ियों से उतरे और उन्होंने हर्षवर्धन के स्नाइपर्स को सेकंड्स में न्यूट्रलाइज कर दिया। रुद्राक्ष ने अपनी स्मार्ट वॉच से बैकअप टीम को पहले ही सिग्नल भेज दिया था। हर्षवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी स्माइल पल भर में गायब हो गई। मैंने कहा था ना हर्षवर्धन, जंगल का राजा कभी कमज़ोर नहीं होता। रुद्राक्ष ने अपनी गन नीचे की और अद्रिका की तरफ देखा। डिसीजन तुम्हारा है पैंथम। अद्रिका ने अपनी गन उठाई। सीधे हर्षवर्धन के माथे पर निशाना था साधा। हर्षवर्धन खौफ से कांपने लगा। मौत उसे अपने सामने खड़ी दिख रही थी। अद्रिका ने ट्रिगर पर उंगली घसी, पर फिर कुछ सोचकर उसने गन को थोड़ा नीचे किया और हर्षवर्धन के दोनों पैरों पर एक एक शॉट दाग दिया। हर्षवर्धन चीखता हुआ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए मौत बहुत आसान सजा होगी हर्षवर्धन, अद्रिका ने ठंडे लहजे में कहा। तुम अपनी पूरी लाइफ जेल की कोठरी में सड़ोगे, जहां तुम हर दिन आरव और मेरी माँ के चेहरे अपनी बंद आंखों के सामने देखोगे। तुम्हारी एजेंसी, तुम्हारा ये झूठा का एम्पायर, सब कुछ आज सुबह की पहली किरण के साथ मलबे में बदल जाएगी। सुबह के 5 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर बारिश अब थम चुकी थी। आसमान में काले बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। हर्षवर्धन को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसके पास से मिले सारे डिजिटल एविडेंस न्यूज़ चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुके थे। रायज़ादा एम्पायर पर लगा हर एक दाग धुल चुका था। अद्रिका अपनी ब्लैक डुकाटी के पास खड़ी थी। हेलमेट उसके हाथ में था। पीछे से कदमों की आहट हुई। रुद्राक्ष रायज़ादा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर अभी भी खून के दाग थे, पर उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। तो मिस अद्रिका, अब तुम्हारा अगला मिशन क्या है? रुद्राक्ष ने एक हल्की सी सॉफ्टनेस से साथ पूछा। अद्रिका ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। नफरत का वो तूफान अब थम चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी कशिश ने ले ली थी। मिशन तो ख़त्म हो गया मिस्टर रायज़ादा, अब बस अपनी खोई हुई लाइफ को वापस ढूंढना है। अद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो लाइफ रायज़ादा कॉरपोरेशन के कैबिन से होकर गुजरे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कहा।
आखिरकार मुझे अपने ऑफिस में एक ऐसी लड़की की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी जो मेरे मूड स्विंग्स को संभाल सके। अद्रिका ने उसकी बात सुनकर एक हल्की सी लेकिन बेहद कातिलाना स्माइल दी। उसने अपनी बाइक का हैवी हेलमेट उठाया और तिरछी नज़र से रुद्राक्ष को देखते हुए पलटवार किया। रायज़ादा कॉरपोरेशन का कैबिन, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर रायज़ादा, मैं वो आग हूँ जो किसी के कैबिन में कैद नहीं होती। और रही बात तुम्हारे मूड स्विंग्स की, तो उसके लिए कोई अच्छा सा थेरेपिस्ट रख लो, क्योंकि अगर मैं वापस आई तो तुम्हारे रूल्स पर काम करने नहीं बल्कि तुम्हारे होश उड़ाने आऊँगी। रुद्राक्ष हल्का सा चौंका, पर उसकी आंखों में उस लड़की के लिए कशिश और बढ़ गई। तो फिर इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बॉस। अद्रिका ने एक आंख मारी। बाइक का इंजन जोर से रेव किया और सुबह की उस ठंडी हवा को चीरती हुई वहां से गायब हो गई। रुद्राक्ष वहीं खड़ा उस खाली सड़क को तब तक देखता रहा जब तक बाइक की आवाज़ पूरी तरह गुम नहीं हो गई। 1 महीने बाद रायज़ादा एम्पायर हेडक्वार्टर, शाम का वक्त था। रुद्राक्ष अपने डार्क नेवी ब्लू सूट में अपनी आलीशान कैबिन के अंदर किसी घायल शेर की तरह चक्कर काट रहा था। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कैबिन का माहौल इतना भारी था कि वहाँ खड़े लोगों का दम घुट रहा था। मैंने कहा था मुझे ये इंटरनेशनल डील हर कीमत पर क्रैक चाहिए, और तुम लोग दूसरी कंपनी का एक सिंपल सा सिक्योरिटी फायरवॉल बाईपास नहीं कर पाए। रुद्राक्ष ने एक हैवी फाइल जोर से अपनी ग्लास टेबल पर दे मारी। सामने खड़े टॉप लेवल के टेक मैनेजर्स खौफ से कांप रहे थे। सर, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उसे इस तरह से कोड किया गया है कि हमारा कोई भी एक्सपर्ट उसे गेट आउट। रुद्राक्ष की दहाड़ से पूरा कैबिन गूंज उठा। सबके सब बाहर निकलो यहाँ से। मुझे लूजर्स के साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। 50 सेकंड के अंदर पूरा कैबिन खाली हो गया। रुद्राक्ष गहरी और भारी सांस लेते हुए फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर की एमराल्ड ग्रीन और पीली लाइट्स कांच पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, पर उसके अंदर का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पिछले 1 महीने से अद्रिका का कोई अता पता नहीं था और ये बात उसे अंदर ही अंदर पागल कर रही थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा बिना नॉक किए खुला। रुद्राक्ष बिना पीछे मुड़े गुस्से से गुर्राया, मैंने कहा था ना कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं। इतना गुस्सा करोगे मिस्टर रायज़ादा तो तुम्हारा ये एम्पायर बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। वो आवाज़, वो टोन, रुद्राक्ष की सांसें जैसे वहीं थम गई। वो झटके से पलटा। दरवाजे पर अद्रिका खड़ी थी। उसने डार्क मरून कलर का एक बेहद स्टाइलिश और शार्प पैंट सूट पहना हुआ था और उसके होठों पर वही पुरानी निडर और शातिर स्माइल थी। वो फायरवॉल मैंने डिज़ाइन किया था। तुम्हारे ये फालतू टेक एक्सपर्ट्स उसे अगले 10 दिन तक भी क्रैक नहीं कर पाते। अद्रिका ने इत्मीनान से चलते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल उसकी टेबल पर रख दी। रुद्राक्ष बस उसे देख रहा था। 1 महीने की वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो बेचैनी, सब कुछ 1 सेकंड में एक भयंकर और खौफनाक जुनून में बदल गया। इससे पहले कि अद्रिका कुछ और बोल पाती या कोई रिएक्ट कर पाती, रुद्राक्ष बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने अद्रिका की कमर में हाथ डाला और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अद्रिका का सीना सीधे उसके चौड़े सीने से टकराया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष का दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे गया और उसने बिना एक लफ्ज़ कहे अपने होठ सीधे अद्रिका के होठों पर रख दिए। वो कोई सॉफ्ट किस नहीं था, उसमें 1 महीने की तड़प, अधिकार, गुस्सा और एक ऐसा पागलपन था जो सब कुछ जला देना चाहता था। रुद्राक्ष उसे इतनी शिद्दत से चूम रहा था जैसे वो उसे अब दोबारा कभी कहीं भी गायब नहीं होने देना चाहता हो। कुछ पलों बाद जब सांसों की कमी हुई तो रुद्राक्ष ने धीरे से अपने होठ हटाए। दोनों की सांसें बेहद तेज चल रही थी। रुद्राक्ष की डार्क आंखें अद्रिका के चेहरे पर टिकी थी, ये देखने के लिए कि उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अद्रिका, वो तो हमेशा से इस माइंड गेम की असली प्लेयर थी। वो ज़रा भी नहीं घबराई। उसने बहुत ही रिलैक्स अंदाज में अपने अंगूठे से अपने होठों को साफ करते हुए बहुत ही बेफिक्र अंदाज में बोला, तुम्हारा स्वागत करने का हमेशा ऐसे ही अंदाज होता है या ये स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए है बॉस?
अद्रिका के इस शातिर और बेबाक सवाल पर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बेहद खतरनाक और मदहोश कर देने वाली मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में जो जुनून था वो अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अद्रिका को अपनी मेज और अपने चौड़े सीने के बीच पूरी तरह कैद कर लिया। वीआईपी ट्रीटमेंट। रुद्राक्ष की आवाज़ भारी और नशे में डूबी हुई थी। उसकी गर्म सांसें अद्रिका के चेहरे पर पड़ रही थी। रायज़ादा कॉरपोरेशन में वीआईपी को सिर्फ इम्प्रेस किया जाता है, लेकिन जो इस रायज़ादा के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर ले उसे सीधा अपनी दुनिया बना लिया जाता है। इससे पहले कि अद्रिका अपने उस तेज दिमाग से कोई और तीखा जवाब सोच पाती, रुद्राक्ष ने अचानक अपनी बाहें उसकी कमर और घुटनों के नीचे डाली और एक झटके में उसे हवा में उठा लिया। अद्रिका के पैर जमीन से उठ गए। उसने अचानक हुए हमले से अपने दोनों हाथ तुरंत रुद्राक्ष के गले में डाल दिए। रुद्राक्ष, ये क्या कर रहे हो? अद्रिका की आंखें चौड़ी हो गई, पर उसके होठों पर एक अनकही सी मुस्कान आ गई थी, वही जो मुझे 1 महीने पहले कर लेना चाहिए था। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उसने अद्रिका को अपनी बाहों में बिल्कुल वैसे ही उठा लिया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती अमानत को सीने से लगाकर चलता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाए हुए अपने कैबिन के प्राइवेट दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऑफिस का वो लंबा, शांत और धुंधला कॉरिडोर जहाँ सिर्फ हल्की पीली लाइट जल रही थी, आज उन दोनों के इस बेइंतहा प्यार का गवाह बन रहा था। रुद्राक्ष की सफ़ेद शर्ट की बाहें मुड़ी हुई थी और अद्रिका उसके चौड़े सीने से लगातार किसी सुकून की तलाश में अपनी आंखें बंद कर रही थी। उसका चेहरा रुद्राक्ष की गर्दन के पास था, जहाँ से उसे रुद्राक्ष के महंगे कॉलोन की वो जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। रुद्राक्ष उसे लेकर कैबिन से जुड़े अपने शानदार और सीक्रेट पेंट हाउस बेडरूम में आ गया। कमरे में सिर्फ एक विंटेज लैंप की गर्म सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, जो उस अंधेरे कमरे में एक बेहद रोमांटिक और जादुई सा माहौल बना रही थी। रुद्राक्ष ने उसे सीधे बिस्तर पर नहीं लिटाया, बल्कि उसे बहुत ही नज़ाकत के साथ कमरे में रखे उस विंटेज लेदर सोफे के पास नीचे नीचे कारपेट पर उतारा, लेकिन उसने अद्रिका को खुद से 1 इंच भी दूर नहीं होने दिया। अद्रिका सोफे के सहारे नीचे बैठी थी और रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब अपने घुटनों के बल आ गया। कमरे का सन्नाटा उनकी तेज चलती सांसों की आवाज़ से टूट रहा था। रुद्राक्ष की डार्क आंखें अद्रिका के चेहरे, उसकी कांपती पलकों और उसके होठों को ऐसे निहार रही थी जैसे कोई प्यासा बरसों बाद पानी देख रहा हो। तुमने मुझे पागल कर दिया था इन 30 दिनों में, रुद्राक्ष ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज़ में कहा। उसकी उंगलियों ने बहुत ही प्यार से अद्रिका के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। हर पल, हर सेकंड मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सांसें कोई मुझसे छीन कर ले गया है। अद्रिका ने अपना सारा गुरूर, अपनी सारी दीवारें गिरा दी। आज कोई पैंथम या मास्टरमाइंड नहीं था, आज सिर्फ अद्रिका थी जो पूरी तरह से रुद्राक्ष की थी। उसने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष के बालों में उलझा दिए और उसे अपनी तरफ खींचा। इस बार जब उसके होंठ मिले तो उसमें कोई गुस्सा या जल्दबाजी नहीं थी, वो एक बेहद गहरा, धीमा और रूह को छू लेने वाला एहसास था। रुद्राक्ष ने अद्रिका की कमर को अपने मजबूत हाथों से जकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। अद्रिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह से रुद्राक्ष के उस प्यार भरे स्पर्श के हवाले कर दिया। रुद्राक्ष के गर्म हाथ अद्रिका की नंगी पीठ को सहला रहे थे, जिससे अद्रिका के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उन दोनों की परछाइयाँ उस सुनहरी रोशनी में एक हो गई थी। रुद्राक्ष ने धीरे से अपने होंठ उठाए और अद्रिका की गर्दन पर अपने गर्म होठों से एक बेहद नाजुक बोसा दिया। अद्रिका के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और उसने रुद्राक्ष के कंधों को कसकर पकड़ लिया। तुम सिर्फ आग नहीं हो अद्रिका, रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ते हुए प्यार से डूबी हुई आवाज़ में कहा। तुम वो सुकून हो जिसके लिए ये रुद्राक्ष शहजादा पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता है। तुम अब सिर्फ मेरी हो। अद्रिका ने उसकी आंखों में देखा और उन आंखों में जो बेपनाह प्यार था। उसने अद्रिका के दिल के हर उस जख्म को भर दिया था जो कभी किसी ने दिए थे। और तुम मेरे हो मिस्टर रायज़ादा, हमेशा के लिए, अद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर
खुद को रुद्राक्ष की बाहों में समेट लिया। उस रात उस सुनहरी रोशनी वाले कमरे में वो दोनों सच के शिकारी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के प्यार के शिकार हो गए। खेल खत्म हो चुका था और एक बेहद खूबसूरत बेइंतहा प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी।